ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड के रहने वाले स्वतंत्र पत्रकार राहुल सिंह, जो अभी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से स्टोरी करने के लिए मौजूद हैं। हमारे भी न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम रिपोर्टर अभी दिल्ली में नहीं है, अलग अलग कोई बिहार गया हुआ है, जैसे अनमोल अभी बिहार में है, शिव नारायण राजस्थान में है, प्रत्यूष अभी असम में है और इसी तरीके से तमाम लोग अलग अलग जगहों पे हैं। मैं खुद कुछ दिनों बाद पंजाब और हरियाणा जाने वाला हूँ आप तक स्टोरी पहुँचाने के लिए। तो इस पॉडकास्ट में राहुल जी का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बसंत जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और बोलने का मौका देने के लिए। सर, आपकी जो स्टोरी है वो इंडिया स्पिन पर पब्लिश हुई है, जिसका हेडलाइन है खाद्य सुरक्षा कानून के 10 साल बाद झारखंड में कितना सुरक्षित हुआ गरीबों का निवाला। हम इस स्टोरी पे बात करेंगे क्योंकि आप अभी ग्राउंड पे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है। आज जिस दिन हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 अप्रैल को, उस दिन प्रधानमंत्री की रैली थी पूर्णिया, जो बिहार में पड़ता है, और जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव में, थोड़ा बताएं, क्या माहौल है ग्राउंड पर? ग्राउंड पे जैसे ये नॉर्थ बंगाल का भी मैं जहाँ हूँ, ये नॉर्थ बंगाल का इलाका पड़ता है। यहाँ मतलब नॉर्थ बंगाल के ये शुरुआती इलाके हैं, फिर आगे चाय बागान की ओर जो डुअर्स हैं, जो हिमालय की तराई वाले हिस्से हैं, उधर जाते हैं। तो इन इलाकों में 2 फेज में चुनाव है। और जो चाय वाले इलाके हैं वहाँ पे 19 तारीख को चुनाव है। फिर सेकंड फेज में इस हिस्से में है। तो आज प्रधानमंत्री की 2 रैलियां थी उत्तर दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और दक्षिण दिनाजपुर में और पूर्णिया में। तो 3 ये सीमांचल का जो इलाका है बिहार का, और वो ये इलाका ये सटा हुआ है ये बांग्लादेश से के बॉर्डर। तो यहाँ पे मुकाबला इस इलाके में तो दिख रहा है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। और राजनीतिक दल किस तरह से अपने मुद्दे जनता के सामने मुद्दे रखते हैं वो एक अलग विषय है, और वो उस पर बहुत व्यापक चर्चा होती है। लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से घूम रहा हूँ उत्तर दिनाजपुर, और कल मैं उत्तर दिनाजपुर के कई गांव में गया था, और आज दक्षिण दिनाजपुर के कई सारे गांव में गया। कुछ ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल बांग्लादेश की सीमा पर है। तो लोगों के जो मुद्दे हैं वो हैं उनके रोजगार से जुड़े हुए, उनकी आजीविका से जुड़े हुए, और जो वो वेलफेयर स्कीम हो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी वो चर्चा करते हैं बहुत प्रमुखता से। और जैसा कि एक अपने देश में ये चल रहा है और हो रहा है कि विरोधी पार्टियों की सरकार जहाँ पे है तो वहाँ टकराव बहुत ज्यादा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो शायद आपको मालूम होगा कि पिछले लगभग 2.5 साल, या ये कहें कि मतलब 2022 की शुरुआत से बंगाल का जो है भ्रष्टाचार के आरोप में मनरेगा का फंड रुका हुआ है। तो मनरेगा का फंड रुकने से यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा हुआ है, लोग बहुत बाहर गए हैं। दूसरा, लोग छोटे छोटे स्कीम की बात करते हैं, जैसे पीएम आवास का पैसा जो है वो नहीं मिलता है, लोग नहीं मिल रहा है लोगों को, वो अपने घर नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरह की चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो मतलब उनके लिए जो पॉलिटिकल पार्टियां जो एजेंडा सेट करती हैं, जो मुद्दे उनके सामने वो अपने राजनीतिक मंचों से और उनके प्रवक्ता टीवी बहसों से उछालते हैं, वो मुद्दे उनके लिए मुद्दे वास्तव में नहीं है। उनके मुद्दे उनके आजीविका, उनके रोजगार, उनकी खेती से जुड़े हुए हैं। और मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ पे जो इलेक्शन के ठीक पहले और 1 महीने पहले जो ममता बनर्जी सरकार के द्वारा, टीएमसी के द्वारा जो है लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, वो राहत भत्ता, मतलब ये एक बहुत बड़ा यहाँ का पॉलिटिकल और सोशल दोनों इशू है। कि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के जो भतीजे और सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने दिल्ली की यात्रा करी थी अपने जी जी सांसदों को लेकर के, और मनरेगा के इशू पे कि हमारा पैसा रुका हुआ है हमारे जी जी। लोगों का। वो शायद के शायद आखिरी महीनों में ये एक्सरसाइज हुआ था, पॉलिटिकल एक्सरसाइज। तो और हाँ, तो वो
लोगों के खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं सरकार के द्वारा, बंगाल सरकार के द्वारा। वो एक तरह से उनके लिए राहत की राशि जी है जी। कि किसी मजदूर का 3,000, 4,000, 5,000 रुपया बाकी है, तो जैसे 1500-1600 रुपये और दो और फिर कुछ लोगों को जो कई सारे लोगों से मिला, पर तो उनको 3100-3200 रुपये। तो पर ये होता है चुनाव के जस्ट पहले वो पैसे हाँ जी देना। जी जी, बिल्कुल। और हाँ, दूसरी पैसे तो चीजें। ये 2.5 साल से रुके हुए हैं, जी जी। लेकिन ये सारा एक्सरसाइज आप देखेंगे जो उनका, उनके भतीजे का जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल पिछले सारा कुछ 3-4 महीने में हुआ। तो इस तरह की चीजें हैं। इसके लिए संघर्ष तो 2.5 साल से चल रहा है, 2.25 साल से चल तो रहा है। तो लेकिन ये एक चीज आप देखिए राहुल जी, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड्स पे लोगों के मुद्दे और हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं भाषण देते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग सावन में चिकन खाते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर डाल दी, उसके बाद ये चलने लगा कि सनातन का अपमान है और ये है तमाम चीज़ें, कौन क्या खाए कौन क्या पहने, ये चुनावी मुद्दे हैं। हमारे साथी अनमोल अभी जब बिहार जा रहे थे, वो बिहार से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्रेन से यात्रा की और ट्रेन में उन्होंने कुछ लोगों से बात की कि आखिर खाना कौन क्या खा रहा है, क्या ये चुनाव का मुद्दा है। क्या क्या सर्व कर रहे हैं इस समय आप? वेज खाना है, नॉन वेज है। वेज नॉन वेज दोनों सर्व हो रहा है? जी। तो लोग खा रहे हैं वेज नॉन वेज दोनों? हाँ जी। दोनों खा रहे हैं? जी। किसी ने कहा नहीं नवरात्रि में नॉन वेज क्यों बेच रहे हो? मिलते नहीं, वैसा तो कोई नहीं बोला। भैया क्या ज्यादा बिक रहा है, वेज की नॉन वेज? बिक रहा है ज्यादा वेज, वेज। नॉन वेज थोड़ा कम हो गया। कम हो गया। अच्छा, आप वोट भी तो डालते होंगे? हाँ, वोट डालते हैं। कोई क्या खाता है, ये बात चुनाव में मुद्दा होना चाहिए। उससे मतलब नहीं है सर, क्यों क्या खा रहा है उससे मतलब नहीं है। जो हमारा जहाँ इच्छा होगा वहाँ वोट देंगे। वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं? पूरा वेज खाने वाले हैं। वेज खाने वाले हैं। तो कोई नॉन वेज खाए नेता तो आप उसको वोट करेंगे? अरे उससे क्या लेना देना, वो नॉन वेज खा रहा है, उसकी अपनी वो है मानसिकता है। उससे आप उसको जज नहीं करेंगे कि ये वो धर्म अपनी का चीज अपमान कर रहा है? कोई धर्म है, अपना अपना दिल है, खाने का अपना अपना दिल है नहीं। मेन तो काम होना चाहिए ना। जो जमीनी स्तर से जो विकास होता है, वो जो विकास करेगा वही काम होगा। उसी को हम लोग नजर करके उसके बाद मत देते हैं। तो आप वेज हैं, कोई नेता नॉन वेज खा रहा है तो उसको वोट देंगे आप? ये कोई थिंकिंग नहीं होगा, ये कोई मतलब सवाल का ही नहीं है। हाँ, ये सवाल नहीं अच्छा लगा हमको। ये कोई कंपल्सरी खाने पीने से थोड़ी कोई बिलोंग करता है। आप खाना कुछ खा के आए हो, हमारे घर में कुछ बना है, किसी के घर में नमक रोटी कोई खाता है, कोई किसी का खाना तो देख नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि कोई नॉन वेज खा रहा है, वेज खा रहा है, मछली खा रहा है, लेकिन राहुल जी की जो स्टोरी है वो झारखंड से है और वहाँ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार का राशन समय से नहीं मिलता, तो हमें खाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को दिक्कत होती है। आपने ये सवाल किया कि मैं पहले उस पे पॉइंट पे आ जाऊं एक 30 सेकंड के लिए, कि खाना क्या मुद्दा है। तो खाना बिल्कुल व्यक्तिगत पसंद की बात है। और खाना कहीं भी किसी भी इलाके का, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से डेवलप होता है। जैसे पूर्वी भारत में मछलियाँ खाते हैं लोग, बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में खाते हैं, बिहार में खाते हैं। तो अगर आप मैं रिपोर्टिंग के लिए समुद्र के तटीय इलाकों में कई बार जाता हूँ, तो अगर आप ये कह देंगे कि मैं मछली नहीं खाऊंगा, तो आप उन परिवारों को कष्ट देंगे, परेशान करेंगे, या उन लोगों को जो आपके लिए खाने का प्रबंध करेंगे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो ये एक अलग अलग स्थिति होती है। लेकिन अगर सिर्फ ये किसी और वजह से अगर आप रेगुलर रूटीन में तो खाते हैं, लेकिन उस किसी विशेष परिस्थिति बस आप कहते हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात होती है। और वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खान पान किसी भी जगह का डेवलप होता है, वो रूटीन का हिस्सा है। बात झारखंड में भोजन की, तो झारखंड में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कि 28% जो लेटेस्ट डेटा सरकार ने 2023 में नीति आयोग ने वो किया है, जारी किया है। अब वो पहले से घटी हुई दिख रही है गरीबी हर राज्य में जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो उस डेटा में भी 28% दिख रहा है झारखंड में। तो इतनी आबादी है। उसके बाद लगभग 27% वो ट्राइबल आबादी है। और झारखंड में 32 तरह की आदिवासी जातियां हैं, उसमें 8 जो है आदिम जनजातियां हैं। और आदिम जनजातियां आपको संथाल परगना के इलाके में मिलेंगे, नेतरहाट के पठार पे मिलेंगे, और सेंट्रल झारखंड जो रांची के आसपास का इलाका है, और सिंहभूम के इलाके में मिलेंगे मुख्य रूप से। ठीक है।
तो 8 जो है आदिम जनजातियां हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी राहत होती है सरकार के द्वारा मुफ्त या सब्सिडी के रेट पे अनाज देना। लेकिन उस व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें इस तरह से हैं कि अगर सिस्टम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम किया गया, तो वो इसलिए किया गया कि उनकी उनके लिए बेहतर हो, मतलब पारदर्शिता के लिए। निश्चित रूप से इससे पारदर्शिता भी आई है, लेकिन अगर उनके अंगूठे का निशान नहीं मिलता है तो उनको अनाज नहीं मिलेगा, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगा। और वो बुजुर्ग आदमी, और जो कि मान लिया जाए एक पहाड़िया है या एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत दुर्गम इलाके में रहता है, और उसको सिर्फ इस आधार पे अनाज नहीं मिलेगा कि उसके अंगूठे का निशान नहीं लग पा रहा है, या फिर वो दिन भर दोपहर में पहुंचा राशन डीलर के यहाँ, और शाम होते होते पता चला कि राशन खत्म हो गया और उनको अनाज नहीं मिल पाता है, फिर वो लौट के जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें होती है, अंगूठे के निशान नहीं होना, वो डीलर बोलेगा स्टॉक नहीं है। तीसरा जो एक जो तीसरी बात है वो क्या है कि जो राशन डीलर होते हैं, आप इसको हिंदी पट्टी में आप कहीं भी देखेंगे, मैं तो देखता हूँ जहाँ भी। और राशन डीलर जो आप हम लोग सामान्य तौर पे उसे हल्के तौर पे लेते हैं कि वो एक डीलर है ये, लेकिन वो उसी तरह से उस अपने पंचायत का और समाज का प्रभावशाली व्यक्ति होता है सामान्यतः। जिस तरह से वहाँ के मुखिया होते हैं या सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं या और भी उस तरह के कई सारे जो सामाजिक इकाइयां हैं, तो ऐसा मैंने देखा है, मैंने अपनी स्टोरी में भी लिखा है कि चाईबासा में किस तरह से एक वो थोड़ा सा प्रभावशाली वो जो डीलर था, वो लोग बदतमीजियां करता था, लोगों को से दुर्व्यवहार करता था, उस कारण से उसकी डीलरशिप ही रद्द कर दी गई, सॉरी डीलरशिप सस्पेंड कर दी गई। तो वो जो गरीब लोग होते हैं उनको इसमें दिक्कत होती है। जैसे कि मैंने देखा है कि जो लैंपस और पैक्स होते हैं जहाँ पे कि अनाज बेचे जाते हैं। जी 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 जी। हाँ, तो जो लैंपस और पैक्स होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है कि उस पंचायत का और उस गांव का वहाँ पे सरकार का सपोर्ट प्राइस मिलता है। तो उस पंचायत का और उसकी भी सीलिंग होती है, जैसे अनाज देने की सीलिंग है उसी तरह से लैंपस पैक्स में अनाज खरीदने की सीलिंग है। अगर एक लैंपस या पैक्स को इस सीजन में धान की खरीद 250 क्विंटल करनी है तो वो 251 नहीं कर सकता है, या जितना भी उसकी सीलिंग है। तो क्योंकि पैसा उतना ही देना है, एमएसपी उतनी ही देनी है। तो जो उस इलाके के ताकतवर लोग होते हैं, जो मजबूत किसान होते हैं, जो कि लैंपस और पैक्स के अध्यक्ष पे भी दबाव बना सके उनको, तो उनका अनाज वो पहले खरीदते हैं बनस्पत जो छोटे किसान हैं, जो 1 बीघे में खेती करता है, जो मार्जिनल किसान है, जो दूसरे के खेत में फसलें उगाता है और वो चाहता है कि उसको अच्छी प्राइस मिले। तो डीलरशिप का भी जो फार्मूला है उसमें भी ये चीज होता है कि मतलब उसको ये समझिए कि सबसे जो हाशिए के लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, उनको वो डांट भी देता है, उनको अपशब्द भी बोल सकता है डीलर। लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं या जो मुखर हैं, जो बोल सकते हैं, तो उनके साथ इस तरह की स्थितियां नहीं होती एक हैं। तो और वो ये आपकी जो स्टोरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक कर दिया गया ताकि करप्शन कम हो, तो ये बंदरपानी गांव की 60 वर्षीय सुरुज डुडू ने इंडिया स्पेंड से बातचीत में संताली भाषा में कहा, हमें अपनी राशन लेने के लिए गड्डी के डीलर रामजीवन किस्सू के यहाँ जाना पड़ता है, जो यहाँ से 5 किमी दूर है। वहाँ कई बार हमारे अंगूठे का निशान मशीन पर नहीं मिलता तो हमें अनाज नहीं मिलता। हम अनाज लेने के लिए 5-6 दिन चक्कर भी लगाते हैं, इससे परेशानी होती है। मुझे ठीक ठीक याद हो तो झारखंड के ही एक पत्रकार हैं आनंद दत्त, उन्होंने एक स्टोरी की थी कि 25 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है राशन के लिए। तो क्या मतलब क्या कोई और सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता? क्योंकि पहाड़ पे तो अलग अलग इलाके भी होते हैं। सरकार, अगर हम ये कहें कि वो हर जगह राशन की दुकान खुल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या कोई और इंतजाम किया गया है? आप तो अलग अलग जगहों पे घूमे हैं झारखंड के। जो आपने कहा कि क्या जो दुर्गम इलाके हैं वहां पे अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, तो दुर्गम जो डाकिया एक योजना है, डाकिया योजना वो सिर्फ जो आदिम जनजाति की जो जातियां हैं उनके लिए वो उस योजना से वो लाभान्वित होते हैं। उसमें 35 किलो का जो पैकेट है वो सीलबंद जो है, उसमें डीलर की कोई भूमिका नहीं होती है, उनके यहाँ पहुंचाया जाता है। लेकिन
क्या डाकिया वो जो डाकिया योजना का ये जो डीलर वाला बंटता है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी होता है, उसका और डाकिया अलग अलग है बिल्कुल। डाकिया जो है योजना, वो राज्य सरकार उसको संचालित करती है। अनाज तो एक ही होता है, उसका कवर का जो दायरा है, जो मैंने स्टोरी में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि एक परिवार को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अनाज मिलता है और राज्य सरकार से ही मिलता है। वो एक फार्मूले के तहत सेंट्रल से ही अनाज आता है और राज्य भी उसको अपने हिसाब से राज्य सरकार भी वितरित करती है। तो जो जो आदिम जनजाति के परिवार हैं उनको कवर करने के लिए वो डाकिया योजना संचालित करती है। उसमें धोती या और भी चीजें दी जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, आप ये सोचिए कि बहुत सारे ऐसे बहुत दुर्गम पहाड़ हैं जहाँ पे कि गाड़ियां भी नहीं जा सकती। हम्म। वहां पे अगर आप मोटरसाइकिल लेकर के जाएंगे तो मैं उसमें भी बहुत कठिनाई है। मोटरसाइकिल भी ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे वो जो छोटी गाड़ी है, जो 4 पहिए की गाड़ी है, वो कैसे पहुंचेगी? वो नीचे आएंगे और उनको उनके पास किसी माध्यम से सूचना जाएगी तो वो नीचे लेने के लिए आएंगे। और ऐसा होता है कि जो वहां से 15-15 किलोमीटर दूर, 20-20 किलोमीटर दूर तक लोग अनाज लेने के लिए जाते हैं और दिन भर खड़े वहां पे इंतजार करने के बाद भी वापस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे जो आदिम जनजाति की जो सभी जातियां हैं वो इससे कवर्ड है डाकिया योजना के तहत। या फिर जो राशन डीलर वाली जो स्कीम है, उससे भी सभी आबादी कवर नहीं है, उससे अनकवर्ड आबादी भी है। तो जो अनकवर्ड है उसके लिए भी अलग से स्कीम है। जो खाद्य सुरक्षा योजना राज्य सरकार संचालित करती है। या फिर 10,000 रुपया का एक बजट होता है मुखिया के पास, जिससे कि कोई भूखा या पीड़ित या ऐसा परिवार हो जिसका कार्ड नहीं है, उसको अनाज की जरूरत है, तो उसको अनाज दिया जा सकता है। आप देखिए कि अक्सर ही झारखंड से ऐसी खबरें आती रहती थी कि वहाँ भूख से किसी की मौत हुई है। हालांकि सरकारें हमेशा कह देती कि नहीं, किसी और कारण से मौत हुई, कुछ और बीमारी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट होता रहा है कि भूख से मौत हुई। आपकी स्टोरी का ही एक पार्ट है कि अगस्त और सितंबर महीने में, शायद 2023 की बात हो रही है क्योंकि आखिरी महीना वही था, लाभुकों को राशन मिलने में दिक्कत हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य के अनाज में से 71,000 मीट्रिक टन की कटौती की और दुमका जिले को भी 21,000 क्विंटल कम राशन प्राप्त हुआ। इसके पीछे क्या वजह है? जबकि सरकार तो ये जो मुफ्त योजना है कोरोना को लेकर शुरू हुई थी और राजनीतिक, कहा जाता है ऐसा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव दर चुनाव उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। पहले 2028 यूपी में दिया गया, यूपी विधानसभा चुनाव के समय, फिर अब दे दिया गया 2028 तक। तो कम क्यों अनाज है? सरकार तो दावा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, ऐसा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम पे हर प्रकार का बहुत जोर होता है और वो शायद हो सकता है वो वोट में कन्वर्ट होना आसान हो। तो जो अनाज है, जो मुझे बताया डायरेक्टर ने, मैंने पूछा ये कि ऐसा क्यों होता है, तो उनका कहना था कि केंद्र जो हमें अनाज देता है वो साल में एक बार उसका हिसाब करता है कि हमने कितना दिया और कितना इन्होंने बांटा या खर्च किया स्टेट ने, ठीक है। तो उसमें उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिस वजह से अनाज अगर हमारे स्टॉक में रह गया, जैसे कोई एक डीलर भी अनाज बांटेगा कहीं पर ऑनलाइन सिस्टम से, तो वो राज्य सरकार को और भारत सरकार को पता चल जाएगा उसी दिन शाम में, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है। तो जब वो हिसाब होता है, और उनका कहना था कि अगर कि वो कोई अनाज नहीं लिया, कोई लाभुक है, कोई परिवार है, तो उसका अनाज नहीं लिया गया तो वो हमारे स्टॉक में दिखेगा। अगर किसी को बटखरे से तौल के दे दिया, जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है उससे तौल करके नहीं दिया, अगर बटखरे से तराजू से तौल करके दे दिया, तो वो भी दिखेगा कि हमारे स्टॉक में अनाज है, भले वो उसने 30 किलो 35 किलो जो भी जिसकी मात्रा हो उसको दे दिया हो। तो ऐसे में जो अनाज हमें दिया जाता है, जो हमारा कोटा है, एक बार वो फ्री नहीं है, मतलब सीलिंग है, हर चीज में सीलिंग है, केंद्र भी जो देता है वो भी सीलिंग है। तो उस सीलिंग वाले मात्रा में ही अगर दिखता है एक मिनट के लिए कि 50,000 क्विंटल जो है जो हमने दिया था बांटने के लिए, कम बांटा है ये फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में, या इस समय से इस महीने से इस महीने तक, तो उतना वो काट लेंगे। वो मानेंगे कि ये आपके पास है, राज्य के पास ये अनाज है और राज्य को ये अनाज उनको बांटना है, जो मुझे डायरेक्टर ने बताया। तो इस तरीके से ये अनाज तो कम नहीं हुआ ना, उनके पास होगा बचा हुआ। मैंने यही सवाल उनसे पूछा। उनका कहना है कि अगर अनाज जो है वो बचा हुआ भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि उनका कहना है कि
अनाज जो है वो ऑफलाइन दे दिया, मीन्स कि तराजू से दे दिया, मतलब ठीक है। इसमें तीसरा पक्ष ये समझिए कि अगर मैं डीलर हूं और आपको मुझे अनाज देना है और मैं आपको अनाज नहीं दूंगा, तो मैं आपको फर्जी तरीके से वजन तौल के, या मैं आपको 20 किलो दे करके और 15 किलो एक्स्ट्रा बटखरा रख करके तौल करके दिखा दूंगा कि मैंने बसंत जी को उनका 35 किलो अनाज दे दिया। तो डीलर इस तरह से बेईमानी भी करते हैं, गड़बड़ियां भी करते हैं। अ, एक जो इशू है कि अनाज स्टॉक में वो कैसे दिखता है, झारखंड में माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है। तो वो सीजनल भी होता है और वो खेती के मौसम के हिसाब से भी जुड़ा हुआ होता है। तो मान लिया, ये कोई परिवार है, वो उस परिवार की इकाई अगर एक साथ वापस चली गई, तो उनका अनाज भी स्टॉक में दिख सकता है। अगर पति पत्नी है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है और वो लोग कहीं चले गए, हैदराबाद चले गए या दिल्ली चले गए, कहीं भी काम करने चले गए, तो वो है। हाँ, वो निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट के अगर वो बटा नहीं है तो वो गवर्नमेंट के खाते में दिखेगा। हो सकता है जमीनी स्तर पर डीलर उसमें कुछ गड़बड़ियां अपने हिसाब से करता हो, कैसे करता हो। ना कटौती न भाषण, हमें चाहिए पूरा राशन। कुछ लोग हैं इस देश में जो अभी राशन की डिमांड कर रहे हैं। सरकार भले दावा कर रही हो कि हम राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें लेके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा है कि कौन क्या खा रहा है, और टीवी पर इस पर बहस भी हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या चल रहा है, लोगों की चाहत क्या है, लोग किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री और बाकी जो तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया उसको सपोर्ट करें। न्यूज़ लॉन्ड्री का कई सेना प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जो इलेक्शन से रिलेटेड है। आप जब newslaundry.com/2024 इलेक्शन फ्रंट पर जाएंगे तो बैटल ग्राउंड्स, जनरल पोल्स, आइडिया ऑफ इंडिया, अनदर इलेक्शन शो समेत कई अलग अलग सेना प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। इसके ज़रिए हम ग्राउंड से आप तक स्टोरी पहुंचाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। हम आपके सहयोग से, आपके समर्थन से काम करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट को अपना समर्थन देकर इसे पूरा करें, ताकि हम तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड से आप तक ज़रूरी इम्पोर्ट खबरें, शोरगुल से दूर खबरें आप तक पहुंचा सकें। हम राहुल जी के पास लौटते हैं। राहुल जी, आपकी स्टोरी से पहले इसी मुद्दे पर हमने जैसे जिक्र किया कि आनंद दत्त की एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि लोगों को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। आपने हमें बताया 2-3 स्कीम और गिनाए कि डाकिया योजना है और दूसरी योजनाएं हैं। इतने तमाम योजनाओं के बावजूद लोग परेशान क्यों हैं? क्या खाने की अगर दिक्कत हो रही है तो क्या सरकारी सहयोग के बावजूद तो क्या लोगों के पास रोजगार नहीं है? जैसे आपने बताया बातचीत में कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा का स्कीम पैसा रोक दिया गया। मनरेगा पे काफ़ी बड़ी आबादी छोटे शहरों में, गांवों में, ग्रामीण तबकों में निर्भर होती है। महीने का पर दिन का बहुत कम वेतन होता है, 250 से 300। फिर भी वो एक सबल होता है, 100 दिन का काम मिलने का एक गारंटी है। तो क्या है वजह, लोग क्यों परेशान है जबकि सरकार कह रही है? और अगर सरकार ये 35 किलो राशन ना दे तो लोगों की क्या स्थिति होगी जो मुफ्त में कहा जा रहा है? जो 35 किलो अनाज देने की जो योजना है, उसका जमीन पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। जो दो चार स्कीम है, उसमें एक बहुत ही प्रभावशाली ये स्कीम है। और नहीं देने से मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवारों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। ये उनको सीमित मात्रा में हो सकता है 40% 50% ही उनको फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करवाता हो, लेकिन करवाता है। और रोजगार की दिक्कत है। मैं ऐसे लोगों से मिलता रहा हूँ या मिलता हूँ कि जो बोलते हैं कि हम नहीं दिल्ली, हरियाणा या कोई भी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो औद्योगिक राज्य है, जहाँ पे बहुत आसानी से काम मिल जाता है, जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें स्थानीय स्तर पे कम पैसे, आधे पैसे ही मिले। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम मनरेगा में जो भी है उतना ही, अगर 100 दिन का मनरेगा भी होता है तो एक व्यक्ति 22-23 हजार रुपया तक साल में कमा सकता है। 22-23 हजार रुपया, तो अगर पति पत्नी दोनों मिलकर कमाते हैं तो वो 48,000 50,000 रुपया तक हो सकता है। तो उनका ये कहना है कि पति जाकर के 12-15 हजार रुपया की नौकरी हैदराबाद में क्यों करेगा या हरियाणा में क्यों करेगा,
बनस्पत अगर दोनों मिल करके यहाँ काम करते हैं और इससे आधा पैसा हमें हो जाता है, क्योंकि वहाँ 2 जगह की जिम्मेवारियाँ होंगी अपने की। तो रोजगार एक बहुत ही जरूरी चीज है, और स्थानीय स्तर पे रोजगार होना जो है, ये मुझे बार बार समझ में आता है कि ग्राउंड लेवल पे जब मैं घूमता हूँ कि वो सबसे जरूरी है। उससे महानगरों पे बोझ भी कम होगा, और जो क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार की ही रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने में मनरेगा एक बहुत ही कारगर इंस्ट्रूमेंट है, जिससे छोटे छोटी इकाइयों का निर्माण होता है। तो रोजगार की बहुत दिक्कत है। स्थानीय स्तर पे रोजगार हो और ये जो वेलफेयर स्कीम हो, अगर दोनों हो तो लोगों की दिक्कतें बहुत ही कम होंगी। जी, हम खाने पे बात कर रहे हैं, राशन पे बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक सबसे मजबूत कड़ी है, वो है किसान। ठीक है, और मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए एक स्टोरी की है किसानों पर। चुनाव चल रहा है और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली में कार्यक्रम हुआ था, उसमें कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करेंगे। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? उसके बाद भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसको दलवाई कमेटी कहते हैं। उस कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दिए, और 2022-23 तक पब्लिक में कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई। सवाल पूछे जा रहे थे। मैंने भी जो दलवाई कमेटी के हेड हैं उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी कहा था कि अभी हमारे पास कोई पैमाना नहीं है ये मापने का कि इनकम बढ़ी है कि नहीं। इसी बीच 2022 के जून जुलाई में ICR ने एक किताब छापी, जिसमें 75,000 किसानों का डिटेल है जिनकी आमदनी डबल हुई है। 2024 के फरवरी महीने में जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि हमने ये ICR ने एक बुकलेट छापी है, जिसमें असंख्य किसानों का जिक्र था। 75,000 किसानों का डिटेल है। फिर हमने थोड़ा उस डिटेल को निकाला कि आखिर कौन किसान है, क्योंकि उससे पहले मैं लगातार किसान आंदोलन कवर किया, किसानों पर मैं रिपोर्ट करता हूँ, तो मुझे कोई किसान नहीं मिला था जो कहे कि मेरी इनकम डबल हो गई है। लोग मिलते हैं और कहते हैं कि MSP बढ़ता है, उससे ज़्यादा खेती में लागत बढ़ जाती है, चाहे यूरिया हो, डाई हो, डीजल का कीमत हो, जुताई के लिए हो। तो हमने इसमें से देखा कि गुड़गांव और नोएडा जो हमारे आसपास के 2 ज़िले हैं, NCR का हिस्सा है, थोड़ा वहाँ पे खेती भी होती है। दिल्ली में बहुत कम खेती होती है। तो हम सोचे कि यहाँ के जो किसान हैं उनसे जाकर बात करें। तो गुड़गांव के जिसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया, वहाँ के 110 किसानों का इसमें नाम था। ऐसे ही नोएडा के भी गौतम बुद्ध नगर के 110 किसानों का था। तो हम गुड़गांव के 3 गांव गए, सिकोहपुर, उसके बाद सकतपुर, और एक गांव है रायसेना। और ऐसे ही हम 2 गांव गए नोएडा के। हमने लगभग 20 किसानों से बात की, और राहुल जी, आपको जान के हैरानी होगी जो हमने रिपोर्ट की कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम है जो खेती ही नहीं करते, उनके पास ज़मीन ही नहीं है। मसलन गुड़गांव के सिकोहपुर में एक पवन कुमार नाम के किसान हैं जो इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स का काम करते हैं। उनका जो डिटेल इस ICR की किताब में छपा कि वो 5 एकड़ ज़मीन में खेती करते हैं, उनकी इनकम करीब 3 लाख से बढ़ के डबल हो गई है। जब हम उनसे मिलने गए तो वो कह रहे हैं 2011 में उनकी ज़मीन DLF ने खरीद ली थी, उसके बाद से वो खेती नहीं कर रहे हैं। उनके पास उस सिकोहपुर इलाके में या गुड़गांव में उनके पास ज़मीन ही नहीं है। खेती तो हम 2011 तक कर रहे थे यहाँ पे। अभी तो 2011 में हमारी जमीन सेल परचेज हो गई थी, उसके बाद में नहीं। तो 2011 के बाद आप खेती नहीं करते? हाँ, अभी उसके बाद में नहीं कर रहे। 2011 के बाद का गलत है ये डेटा ही 2016, 17 और 2020, 21 का है। हाँ, तो ये गलत है। ऐसे ही हम जब नोएडा गए और नोएडा के एक गाँव में पहुँचे, खुरसैदपुरा गाँव का नाम है, वहाँ एक हिमांशु नाम का लड़का है। इस ICR ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी उम्र 2020-21 में बता रहे हैं कि उसकी उम्र 21 साल है। 2022 की जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, अब भी उस लड़के की उम्र है 18 साल। वो पॉलिटेक्निक में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और उसमें बताया गया है कि वो 5 एकड़ ज़मीन में खेती करता है। उसकी भी इनकम, वो सालाना 5 लाख रुपये कमा रहा है। और उसके पिता के बारे में बताया गया कि उनके पास 8 एकड़ ज़मीन है और उनकी भी आमदनी डबल हो गई। पिता के पास 8 एकड़, उस 18 साल के नौजवान के पास 5 एकड़, और
उनके पास एक्चुअल ज़मीन आप जानेंगे तो हैरान होंगे, उनके पास एक्चुअल ज़मीन है 1.5 एकड़। सबसे पहली बात तो मेरी उम्र ही झूठ है, मेरी उम्र है 18 साल। और दूसरी बात ये कि ना ही मेरे नाम पे कोई ज़मीन है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में हूँ। देखो, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत दिया है। बेटे के पास एक खुड नहीं है और 8 एकड़ नहीं, केवल 8 बीघे जमीन है मेरे पास में। कागजों पे 13 एकड़ लिखा हुआ, आपके पास 1.5 एकड़ जमीन में खेती लेकिन मैं असलियत में जो है, हकीकत में मेरे पास में 1.5 एकड़ जमीन है। तो इस तरीके से इस आंकड़े में घपलेबाजी हुई है कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से मिल के आए, लोग खुद कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना खेती नहीं है, सरकार खुद आके इतना हमारा खेत दिखा दे। तो ये रिपोर्ट है जो मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री पे की है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के यूट्यूब चैनल पे हैं। तो राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि शहरों में काम करते हैं, क्या आपकी नज़र में क्या किसानों की इनकम दोगुनी हुई है 2022 में सरकार का जो दावा था? नहीं, ऐसा कहीं मुझे अनुभव नहीं होता है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई हो, बल्कि वो कई सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उसमें तो सबसे बड़ा एक है कि उनको पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है और सपोर्ट उनके पास उस तरह से नहीं है और खेती में वो खुद से जो प्रयोग करना होता है, उस तरह का प्रयोग करते हैं। अगर मैं जैसे अभी इस इलाके में हूँ जो दिनाजपुर और ये बगल में सीमांचल है, तो मैं कल आ भी रहा था, तो कटिहार के कुछ किसान हैं, ये यहाँ पे मैंने अभी बात की, तो बहुत किसानों के साथ बहुत समस्या है। जैसे कि पहले उन्होंने कोई कोई और फसल करते थे, उस फसल से मिट्टी की वो पैदावार खत्म हो गई, तो वो उसकी जगह पे दूसरी फसल करने लगे। तो वो खुद से प्रयोग करते हैं, ये ना तो वो ना तो वो। लेकिन ऐसा कहीं किसी किसान ने मुझे नहीं बताया कि हमारी आय जो है पिछले 6-7 5 सालों में जो है काफ़ी बढ़ी है। ऐसा ज़मीन पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि वो कई सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बल्कि जो जैसे बंगाल जैसे स्टेट में जहाँ मनरेगा से छोटे-छोटे स्ट्रक्चर बनते थे, वो अगर बनना 2 साल से बंद हो गया, तो उससे किसानों को और दिक्कतें हैं, क्योंकि वो जो छोटी-छोटी इकाइयों का निर्माण होता है, वो बहुत ही उनके लिए लाभदायक होता है खेती में या और भी दूसरे कार्य में। यहाँ तो मछली पालन भी बहुत होता है, अगर छोटे जी। तालाब बन गए। पवन कुमार का जिनका जिक्र मैंने किया, पवन कुमार के बारे में बताया गया है कि ये 3,03,561 रुपये कमाते थे। अब इसमें जो इनका इलेक्ट्रिक वर्क्स हैं, जो मतलब कुछ एसी खराब हो गया, दूसरी चीज़ें ट्रैक्टर खराब हो गए, वो बनाते हैं, उससे इनकी इनकम बताई गई पहले कि ये 1,55,000 करीब कमाते थे। 2020-21 में आके इससे ये कमाने लगे, नेट इनकम हो गई 3,60,000। अब जो ICAR है, और ये कहा जा रहा है कि KVK के जरिए, कृषि विज्ञान के केंद्र के जरिए इनकी इनकम बढ़ाई गई है, उनको मदद दी गई है। अब इनके इलेक्ट्रिक वर्क में KVK की क्या भूमिका, या कोई भी एजेंसी क्या कर देगी? और बेसिकली इन्होंने साल 2000 में, आज से लगभग 24 साल पहले, KVK से 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी इलेक्ट्रिक वर्क में। तो अगर इनकी इनकम के अपने मजदूरी से बढ़ रही है, उसका तो खेती से कोई लेना देना नहीं है, इनकम तो खेती से बढ़नी चाहिए। ऐसे ही, और इसमें आप देखेंगे तो किसानों की तस्वीरें भी लगाई गई है खेत में काम करते हुए। एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमको मिले वहाँ पे नोएडा में ही, उनका नाम है आकाश कुमार। इनकी उम्र 24 साल बताई गई है और इनके बारे में बताया गया कि ये 10 एकड़ ज़मीन में खेती करते हैं और इनकी इनकम पहले थी 4,73,000 करीब। 2000 पहले मतलब 2016-17 की बात मैं कर रहा हूँ। 2020-21 में इनकी इनकम बढ़ के हो गई 10 लाख कुछ। और ये इनके बारे में लिखा गया कि मशरूम बोने लगे, सब्जी की खेती करने लगे, गाय पालने लगे। सब्जी से इनकी इनकम बताई गई कि 2,49,000 रुपये कमाए हैं। मशरूम से बताई गई कि ये लगभग 18,000 नेट इनकम कमाए हैं। जब मैं इनके पिता से मिला, ये नहीं मिले, तो इनके पिताजी ने मुझे कहा कि ये तो खेती ही नहीं करता, ये तो नौकरी करता है दादरी, जहाँ इनका दादरी ब्लॉक में। मैंने पूछा तो आपके पास कितनी खेत है? हो सकता है कि पिताजी की ज़मीन बेटे के नाम पे चली गई हो, इतना गलती तो हो जाता है टेक्निकली। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 7 बीघा ज़मीन है। 7 बीघा ज़मीन देखा जाए तो 5 बीघा का 1 एकड़ होता है, 1.5 एकड़ भी ठीक से नहीं हुआ। इतनी जमीन ही नहीं है। कितनी ज़मीन है आपके पास? 7 बीघा है, कच्चा 7 बीघा। आपके पास कच्चा 7 बीघा मतलब? सामान। अच्छा, और इस पे 10 एकड़ लिखा हुआ है। गलत है ये। अभी तो आकाश तो खेती भी ना करता है, हाँ, ये तो नौकरी करे। अच्छा।
धौलाना ब्लॉक में। तो इस तरीके से आंकड़ों में जो आंकड़ों का खेल कर किसानों की आमदनी, और सरकार के लिए असंख्य किसानों में से ये 75,000 है। हमने 2 जिलों में से 20 किसान से मिले। 20 किसान में से 2 किसानों ने ज़रूर दावा किया, उन्होंने कहा कि उनकी इनकम बेहतर हुई है। उसमें से एक जैविक खेती करते हैं, और जैविक खेती में इनकम होती भी है क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होता है वो महंगा बिकता है। लेकिन किसान ये भी बताते हैं कि अगर आपको जैविक खेती करना हो तो शुरुआत के 3 साल जब आप रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो शुरुआत के कुछ सालों तक आपकी इनकम बहुत बेहतर नहीं होती, फसल भी बहुत बेहतर नहीं होती, क्योंकि मिट्टी जो है वो रसायन की आदी हो चुकी होती है, उसको चेंज करना होता है। तो ये एक आध किसान मिले, कुछ इन्होंने कहा केवीके से हेल्प भी मिली है। बाकी किसानों को भी केवीके से थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर मिला है, लेकिन इनकम डबल हो गई हो और आंकड़ों में जो खेल हुआ है कि आप जिसके पास खेत नहीं उसकी इनकम बढ़ा दी गई, तो इस तरीके से ये पूरा डेटा हुआ है। तो आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिए, और ऐसे रिपोर्ट करने में काफ़ी समय खर्च होता है और संसाधन भी लगता है। तो हमने तो 2 जिलों का देखा। मैं ऐसे ही अपने आसपास के इलाकों का देख रहा था, बिहार यूपी का, तो मैंने देखा कि सेम खेत है। मैंने 2-3 तस्वीरें देखी, सेम खेत है, अलग अलग किसानों की फ़ोटो लगी हुई है। तो बहुत सारा चीज़ में ऐसा दिख रहा है, और लोगों का कहना था कि कोई हमसे पूछने नहीं आया कि ये जो चीज़ है, जो इसमें लिखा हुआ है कि फ़लाने ने मशरूम से इतना कमाया, तेल से सरसों से इतना कमाया, अनाज चावल से इतना कमाया, धान से इतना कमाया, भैंस पालन करके इतना कमाया, गाय पालन से करके, कोई पूछने नहीं आया, और रिपोर्ट तैयार है और सरकार के कागज़ों में इनकी इनकम डबल हो गई है। इसी मतलब ये करते हुए मुझे आदम गोडवी का एक जो शेर है वो याद आ रहा था, जो उन्होंने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और किसान भी कह रहे हैं कि अपने केवीके वाले अपने दफ्तर में बैठ के बना दिए गए होंगे। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और आप जानेंगे कि आंकड़ों का कैसा खेल इस देश में हो रहा है। इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं, जहां जो हमारे मेहमान होते हैं हम उनसे कोई रिकमेंडेशन मांगते हैं जो उन्होंने हाल फिलहाल में पढ़ा हो, देखा हो। मैं पहले जब स्टूडेंट हुआ करता था तो अक्सर सिनेमा देखने जाता था, फिल्म देखने दोस्तों के साथ। अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पिछले दिनों बहुत लंबे अरसे बाद जो है मैंने जवान फिल्म देखा, अपनी फैमिली के साथ देखा, तो वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया उस फिल्म में। मैं पहले उसकी चर्चा सुन रहा था कि किस तरह की फिल्में हैं। जवान शाहरुख खान वाली? जी, शाहरुख खान वाली। और मैं शाहरुख खान मुझे बहुत ही एक अभिनेता के तौर पे और एक इंसान के तौर पे दोनों रूप से मुझे प्रेरित करते हैं, प्रभावित भी करते हैं कि उनकी एनर्जी और उनके मेहनत करने की और चीज़ों को सामने रखने का जो तरीका है, तो वो काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो आपने हम लोगों ने जितने मुद्दों पे बात की, वर्कर मजदूरों के, किसानों के लोन देने के तरीके के, और देश के जो भी तमाम मुद्दे हैं, उस पर एक जो भी भारतीय फिल्में 3 घंटे की बनती है, पता नहीं वो कितने घंटे की है, तो वो सारा चीज़ को उसमें बहुत ही सलीके से कवर किया गया है। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर जिन्होंने ना देखा हो उससे एक बार ये तो फिल्म अपने आप में काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और तो लोगों ने देखी होगी, लेकिन राहुल जी का रिकमेंडेशन है शाहरुख खान की फिल्म जवान। इन्होंने फिल्म की याद दिलाई तो मुझे भी याद आ गई। मैंने पिछले वीकेंड मैंने सिनेमा पे काफ़ी खर्च किया अपना समय। स्कूप एक सीरीज़ है जो जर्नलिज्म से ही बेस्ड है। मुंबई में एक जर्नलिस्ट की हत्या होती है, उस मामले में एक उनकी ही फीमेल जर्नलिस्ट को, उनकी जो कॉम्पिटिटर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया और वो 8-9 महीने जेल में रही। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसे फिल्माया गया है, और बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 2010-11 का मामला है। तो वो नेटफ्लिक्स पे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने हाल ही में एक किताब पढ़कर ख़त्म की है, मीडिया से जुड़ा हुआ है। विनीत कुमार जो मीडिया क्रिटिक्स हैं और प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब आई है राजकमल पब्लिकेशन से, मीडिया का लोकतंत्र। तो 2014 के बाद मीडिया कैसे बदला, कैसे फेक न्यूज़ के ज़रिए छवि बनाई गई एक नेता की, और कैसे छवि बिगाड़ी गई, कैसे पीआर एजेंसी काम करती है किसी के छवि बनाने में, कैसे पीआर, आप देखते होंगे कि कोई बड़ी खबर आई, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर आती है, उसी बीच कोई और खबर आ जाती है, हेडलाइन चेंज हो जाता है। तो ये सब अपने आप नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी मशीनरी होती है
तो विनीत कुमार ने काफ़ी विस्तार से इस पे इसको लिखा है और कैसे मीडिया ने छवि बेहतर करने के लिए मुद्दों को घुमाया। तो आप ये ज़रूर किताब पढ़ें, खासकर अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको और पढ़ना चाहिए। अगर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप मीडिया के नेचर को समझ सकें। ये राजकमल से किताब आई है। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म कर रहे हैं और जाते जाते दो बात आपको बता देते हैं। शायद एक बात तो आप जानते ही होंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। चुनाव सामने हैं, आपको ज़मीनी सच जानना है तो न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें ताकि हम ग्राउंड से आप तक सच ला सकें। और दूसरी बात, इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। हम सब मैं खुद ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मौजूद हूँ। आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं basant@newslaundry.com पे। साथ ही जो हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। जो अच्छा आपको लगेगा उसके लिए शुक्रिया, जो आपको ख़राब लगेगा उसे और हम बेहतर करके अगली बार हम अपने पॉडकास्ट को समय के साथ और मजबूत करेंगे और बेहतर करेंगे। शुक्रिया आपका। शुक्रिया राहुल जी। शुक्रिया वसंत जी और पूरी न्यूज़ लॉन्ड्री टीम को बहुत शुक्रिया। Journalism at News Laundry is powered by the public because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.